टॉपिक था वर्टिकल सर्कुलर मोशन। चलिए फॉर्मूला पहले बोल दीजिए क्या क्या आया था, क्या क्या निकाला गया था। वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, यही ना, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, बताइए कितना आया था। यू स्क्वायर 2GH, फॉर्मूला याद रखिएगा, किसी भी पॉइंट पे निकालना है तो। और आपने ये फिगर बनाया था जिसमें ये लोअर था, हायर था, मिडिल पॉइंट था, सेंटर वो था, यहाँ से यहाँ आया था, दैट इज़ P पॉइंट। ठीक है, इस P पॉइंट पे नीचे क्या था, mg, यहाँ पे एंगल क्या था, थीटा। इसको आगे बढ़ाया था तो यहाँ भी एंगल थीटा, देन mg cos थीटा, इधर mg sin थीटा, इसमें टेंशन T। यही बना था ना फिगर। ठीक है, सुनिएगा, वेलोसिटी निकाला, वेलोसिटी के बाद से क्या निकाला, टेंशन इन ए स्ट्रिंग, टेंशन इन ए स्ट्रिंग कितना आया। पहले T बताओ, कहीं पे भी निकालना भी नहीं है, मुझे P पॉइंट पे निकालना है। कहाँ पे निकालना है, P पॉइंट पे। तो टेंशन P पॉइंट पे कितना आया, बोलो भाई। देखो टेंशन तो लोअर और हायर का तुमने रख के निकाला था ना, H की वैल्यू रखी थी, एक बार H की वैल्यू 0 रखी थी। T इज इक्वल टू m/r u स्क्वायर प्लस GR माइनस 3GH, याद रखना ये फॉर्मूला। ये टेंशन है P पॉइंट का, ठीक है, P पॉइंट का टेंशन है u स्क्वायर प्लस GR माइनस 3GH। R इज द रेडियस है, H हाइट है। ये हम हाइट की अगर बात करें तो ये निकालने का तरीका याद होगा ना, ये H लिया गया था और ये R माइनस कितना लिया गया था, H। और ये आया कहाँ से था, तो मैंने टेंशन को किसके इक्वल किया था, याद होगा आपको, T इज इक्वल टू, ये निकालने के लिए हमने लिखा था T इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई r, यही किया था। अब इसमें cos थीटा को रिप्लेस किया गया था, याद होगा आपको कैसे, इस ट्रेंगल को कंसीडर करके। किस ट्रेंगल को, OP, और इसका कुछ नाम दे दो जो भी दिया होगा, ठीक है, OP, इस वाले ट्रेंगल को कंसीडर करके हमने cos थीटा निकाला। कैसे, ये एंगल है तो ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। ठीक है, यहाँ से T मिला था, ठीक है, T ये आया था। अब मैंने बोला टेंशन कहाँ पे निकाला आपने, लोअर पॉइंट पे, और टेंशन कहाँ निकाला, हायर पॉइंट पे। तो लोअर पॉइंट पे जब टेंशन निकाला तो H की वैल्यू को क्या रखा, 0, और हायर पॉइंट पे निकाला तो H की वैल्यू को क्या रखा, 2R। ठीक है, ये दो चीज़ें। लोअर पॉइंट में H की वैल्यू 0, तो 0 रखना है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ओनली बच जाएगा m/r ब्रैकेट में u स्क्वायर प्लस GR, यही होगा, यही था ना। और इसमें सॉरी, इसमें H की वैल्यू क्या रखनी है, 2R, देन m/r u स्क्वायर प्लस GR, और H की जगह पे 2R रखेंगे तो 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6GR। अब ये सॉल्व करेंगे तो m/r कितना हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस माइनस में 5GR या RG, जो भी आप बोल रहे हैं। फिर मैंने बोला कि आप टेंशन का डिफरेंस लोअर और हायर पॉइंट पे कितना निकाला, तो टेंशन एट अ हायर पॉइंट माइनस टेंशन इन अ लोअर पॉइंट, तो आपने माइनस कर दिया, हायर में से किसको माइनस किया, लोअर को। तो m/r कॉमन है, u स्क्वायर प्लस में और u स्क्वायर माइनस में, समझ रहे हो ना, ये माइनस में होगा और ये प्लस में है, ये माइनस में है और ये भी माइनस में हो जाएगा, तो क्या 6GR बचेगा, और बाहर चल रहा है कितना, m/r माइनस में 6GR, यही बचेगा ना, माइनस में बचेगा, ध्यान देना, क्योंकि ये माइनस का 5GR है और ये कितना है, प्लस, तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस जुड़ के माइनस 6GR होगा, उस माइनस को बाहर निकाल दिया, R से R कट गया, देन TH माइनस TL इज इक्वल टू 6mg हुआ माइनस में। माइनस साइन मैंने बोला इंडिकेट कर रहा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, टेंशन कहाँ पे ज़्यादा है, एट अ लोअर पॉइंट इज हायर देन हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट के टेंशन से ज़्यादा है। मतलब अगर TL माइनस TH किए होते तो आंसर कितना आता, 6mg आता। ठीक है,
और भी कुछ निकाला आपने? और क्या निकाला था? मिनिमम वेलोसिटी। और तो मिनिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी, उसके लिए देखो हम यहाँ पे आपसे बोले थे पहले तो आप लूपिंग द लूप 2 केस बनाए थे ना वो वाला, कि ये पूरा इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी रखी जाए, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी रखी जाए कि ये यहाँ से पूरा एक लूप कंप्लीट कर ले। कम से कम कुछ वेलोसिटी रखोगे ना, ऐसे फेंकोगे तो कितना चलेगा, मिनिमम कितनी वेलोसिटी रखोगे, तो उसके लिए क्या यू आया था, मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग में कितना रखा आपने, ये रहा है। और इस पॉइंट पे आपने बोला कि टेंशन जो है इसका स्लैक नहीं होना चाहिए लूपिंग द लूप के लिए, तो उस केस में आपने टेंशन को कितना लिया, सॉरी इस टेंशन को क्या लिया, या तो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 लिया गया था। अगर ये टेंशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा तो इसमें थोड़ा ध्यान से देखो, m/r इधर जाके क्या हो जाएगा 0, अरे m/r 0 हो जाएगा, क्या बचेगा u² + gr - 3gh होगा इतना। अब ये हायर पॉइंट की अगर बात किया जाएगा तो h की वैल्यू तुम्हें पता है क्या रखना है, वहाँ से निकाल सकते हो क्या u की वैल्यू कितनी रही होगी, समझो। तो अब हम वो चीज़ लिखवा नहीं रहे, कंडीशन आपको डायरेक्ट फार्मूला बता दे रहा हूँ कितना दिया था। आपको मिनिमम वेलोसिटी का फार्मूला मिला था जो कि √5gr आया था, और आपने वेलोसिटी एट अ हाईएस्ट पॉइंट जो निकाला था वो हाईएस्ट पॉइंट का कितना आया था √ में, हाँ केवल gr ना आया है, ठीक है, यही बस इतना ही है। अब इन्हीं फॉर्मूलों पे आपको पूरा क्वेश्चन करना है, ठीक है। वेलोसिटी एट ये मिनिमम वेलोसिटी है, क्या है, मिनिमम वेलोसिटी। लूपिंग द लूप के लिए कम से कम इतनी वेलोसिटी चाहिए, 5 है 8 मत समझना। और gr ये कहाँ है, वेलोसिटी एट टॉप, इतना मैक्सिमम जा सकता है वेलोसिटी एट टॉप, इस टॉप वाले पॉइंट। अच्छा ये लोअर पॉइंट और ये टॉप पॉइंट ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब हमने LH लिया है, आप कुछ भी लिख सकते हो। चलिए क्वेश्चन लिखिए, फॉर्मूला यही है, बोर्ड पे भी लिखा है साइड में, मतलब आप इसको रख लेंगे, इन्हीं फॉर्मूलों को कंसीडर करना है। पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं, बोले हाँ इलेक्ट्रिकल वाला, अच्छा आ गया है उसका आंसर, कितना आया है, रूट में 705.6 नहीं आया ना, ठीक है। देखो ये तो हॉरिजेंटल का था ना, ये क्वेश्चन जो मैं क्वेश्चन ही दिया हूँ हॉरिजेंटल का, जैसे एक ट्रेन है, ट्रेन के सीलिंग से एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है एन इलेक्ट्रिक बल्ब सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ अ रेलवे ट्रेन बाई अ फ्लेक्सी, अच्छा मैंने एंगल चेंज कर दिया था, इसमें एंगल कुछ और दिया है इसीलिए आंसर, ठीक है, इसीलिए आंसर आपका लगाया है, इसमें एंगल 60 डिग्री दिया था, ठीक है कोई बात नहीं। सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ अ रेलवे ट्रेन बाई अ फ्लेक्सिबल वायर शिफ्ट थ्रू एन एंगल ऑफ अ 45 डिग्री व्हेन द ट्रेन गोज हॉरिजेंटली राउंड अ कर्व पाथ, मतलब एक कर्व पाथ बना रही है तो क्या ये बल्ब भी ऐसे गोल गोल घूमेगा ना, जैसे ऐसे समझो, ये फ्लेक्सिबल है, ये रॉड फ्लेक्सिबल है, अभी ट्रेन सीधे चल रही है तो या तो आगे जाएगा या तो पीछे, आगे जाएगा तो पीछे ही जाएगा ज़्यादा, और अगर ये घूमेगा तो क्या ऐसे वो भी घूमेगा ना, ऐसे हॉरिजेंटल पाथ में, मतलब ये जो बल्ब है कहीं ऐसे रहा होगा, क्या ऐसे ऐसे घूमेगा, समझ रहे हो, क्योंकि ट्रेन ही ऐसे गोल घूम रही है, तो जब ऐसे गोल गोल घूमेगा तो तुम सोचो क्या अब यहाँ पे एंगल कितना चला गया, ये थीटा चला गया, ये इसका मास होगा नीचे, बस इसकी एबीडी ड्रॉ कर लो भाई, पहले एबीडी ड्रॉ कर लो, एबीडी ड्रॉ करोगे तो mg हो जाएगा, इधर ये एंगल भी कितना होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये कितना हो जाएगा mg cos थीटा, इधर कितना हो जाएगा mg sin थीटा, इधर टेंशन कितना रहेगा t, और भी कुछ होगा, और भी सोच के देखो क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स किधर होगा, क्या इधर होगा, क्योंकि सर्कल देखो ऐसे है तो ये सेंटर, तो ये बाहर होगा ना, mv²/r लगा लो यार, mv², फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट,
अरे फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट लगा दो, बी स्क्वायर बाई आर जी। हाँ, अगर तुम्हें देखो ये मैं बस फिगर बना के समझा रहा था, आपको फॉर्मूला याद है वेलोसिटी निकालने का, टेन थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर जी, समझ गए हो ना। भी थीटा तो 45 दिया है, तो 10 45 कितना हो जाएगा 1, वेलोसिटी पता है, आर पता है, जी पता है, निकल जाएगा। ठीक है चलो, अब एंगल चेंज है तो अब तो रख के कर लोगे। मेरे इसमें एंगल 60 दिया था इसलिए कुछ अलग आ रहा था। ठीक है, सॉल्व कर लेना उसको। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए इस पे, लिखिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे। बोले एक भी अभी क्वेश्चन नहीं हुआ है इस पे। चलिए तो पहला लिखिए, अ बकेट कंटेनिंग अ वाटर is tied to one end of a rope. Bucket containing a water is tied to one end, tied to one end of a rope of length 2.5 meter and rotate about the other end and rotate about in a other end in a vertical circle in a such a way that the water in it in a such a way that the water in it does not spill in it does not spill ठीक है। what is the minimum velocity what is the minimum velocity of the bucket at which this happen and how many rotation per minute is it making them then लिखना, them नहीं है, THEN। हाउ मेनी रोटेशन पर मिनट इज इट मेकिंग देन हो गया। अब क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, देखो बोल रहा है कि एक पानी को बाल्टी में रखा गया और एक एंड रस्सी में बांधा गया और फिर इस बाल्टी को ऐसे ऐसे वर्टिकल घुमाया गया और ऐसा घुमाया जा रहा है कि पानी उसमें से नीचे नहीं आ रहा है। तो नीचे नहीं गिरना चाहिए, उसके लिए मिनिमम वेलोसिटी कितनी रखनी है उसको, ठीक है, मिनिमम वेलोसिटी। अब तुम सोच रहे होगे मिनिमम वेलोसिटी ये है 5 g/, सोच लो एक बार, देख लो। उसके बाद से फिर उसने क्वेश्चन में ये भी बोला है, देखो लास्ट में, एट व्हाट स्पीड ऑफ द नहीं सॉरी इट डज नॉट स्पिल, अच्छा हाँ ये वाला क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि वर्टिकल सर्कल इन सच वे व्हाट इज द वाटर इट डज नॉट द स्पिल, कितनी वेलोसिटी से चलेगा, व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द बकेट एट विच द हैपन एंड हाउ मेनी रोटेशन पर मिनट, ठीक है, कितना रोटेशन कंप्लीट करेगा 1 मिनट में, ये भी बताना है। बिना पानी गिरे 1 मिनट में कितना रोटेशन कंप्लीट करेगा, 2 चीज़ निकालना है। फॉर्मूला गिवन है क्वेश्चन में, जो जो चीज़ पहले गिवन है उठा के रख लो। अब यहाँ से मैं हटा रहा हूँ, फॉर्मूला आपकी कॉपी में है, जब भी पूछूंगा तो एक बार याद रहे, नहीं याद है तो अभी देख के कर सकते हो, 2-4 क्वेश्चन करोगे तो फॉर्मूले याद हो जाएंगे। सोचो, जो जो क्वेश्चन में पहले दिया है एक जगह साइड में लिखो। रस्सी का लेंथ दिया है, क्या वही रेडियस बन जाएगा, जी दिया है, ठीक है।
क्या लगा रहे हो फॉर्मूला? डायरेक्ट ये फॉर्मूला √5GR। सुनो देखो, पहले क्वेश्चन फॉर्मूले पे डायरेक्ट नहीं जाते हैं हम। कभी भी क्वेश्चन जब भी करेंगे, फॉर्मूला अगर लग के आंसर मिल जा रहा है, अभी तो ऑप्शन नहीं दिया मैं, ऑप्शन दे देता तो आपको लगता कि सर ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, आंसर ही नहीं आ रहा है। मैं नहीं जाऊंगा उस पर। देखो कितना आ रहा है, मैं बता रहा हूँ। यहाँ से मैं चला और यहाँ से ऐसे पड़ा, ऊपर गया। पानी के गिरने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी यहीं से है। क्यों? एकदम बाल्टी उल्टा हो जाएगा ना वहाँ जाके, पानी वहीं इधर रहेगा तो गिरेगा तो अभी नीचे ही तो आएगा। पानी हल्का सा गिर सकता है, मगर ऊपर जाएगा तो पूरी प्रोबेबिलिटी है कि गिर जाएगा। समझ गए? तो सपोज करते हैं कि बाल्टी यहाँ पे पहुँच गया, ठीक, पहुँच गया। अब इसका वेट नीचे कितना होगा और ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो क्या पानी नीचे गिरेगा? नहीं, बस खत्म। mv²/r इज इक्वल टू, अब बताओ क्या वेलोसिटी निकालना है ना, m से m, rg स्क्वायर हटाया। अब तो ये सर मिनिमम आपने ये बताया है, आ गया ये तो वेलोसिटी है टॉप। देखो क्वेश्चन में एक वर्ड उसने बोला है, पता है क्या? वही चीज आप नहीं मिस कर दिया। व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द बकेट एट विच दिस हैपन, एट विच दिस हैपन, जहां पे वो होगा। समझ रहे हो? तो कहां पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, यही ना। नीचे से थोड़े पूछ रहा है मिनिमम वेलोसिटी, मतलब उसकी यहाँ की वेलोसिटी उसने पूछ रहा है। तो वो तो √GR है ये, तो डायरेक्ट यही लगा देते हैं, बट निकालने के लिए हमने आपको दिखा दिया। अब रख दो बस, इसमें ख़त्म हो गया। ठीक है, जो भी आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है, आ गया 2.5 और जी की वैल्यू आपने 10 कंसीडर की, 25 बाहर निकला 5 मीटर पर सेकेंड। अगला क्या पूछा है? 1 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा, हाउ मेनी रोटेशन पर मिनट इज इट मेक इन देन। ठीक है, तो बताओ कैसे निकालेंगे। ओमेगा पहले निकालो, एंगुलर वेलोसिटी इसकी, एंगुलर वेलोसिटी बताओ। ओमेगा क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है। सेकेंड में निकालेंगे, सेकेंड को किस में चेंज कर देंगे? मिनट में। उसने मिनट में पूछा भाई। आरपीएस निकालेंगे, रिवोल्यूशन पर सेकेंड, और उसको किस में चेंज कर देंगे? आरपीएम में, रिवोल्यूशन पर मिनट में। उसने मिनट की बात की है, और हम निकालेंगे किस में? सेकेंड में, क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी तो हमेशा इसी में निकालते हैं। तो अगर ओमेगा पता है तो क्या फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा? अरे ओमेगा इज इक्वल टू 2π न्यू होता है क्या? तो क्या फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा? तो पहले ओमेगा तो पता होना चाहिए, तब तो मिलेगा ये। तो ओमेगा कैसे मिलेगा अब सर? v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू, पढ़ा है ना? ये रिलेशन सब याद होने चाहिए, हॉरिजॉन्टल के हैं रिलेशन। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? v की वैल्यू कितनी है? रेडियस कितना है? कितना आएगा? 2 रेडियन पर सेकेंड आएगा क्या? ओमेगा मिल गया। अब ओमेगा इज इक्वल टू 2π न्यू, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी नहीं है, या f भी लिख सकते हो, 2πf। ठीक है, f निकालना है, देन f इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2π। रख दे, ओमेगा कितना आया? 2 और पाई को 22/7 या 3.14, चलो 22/7 ही रखते हैं। ये 2 से 2 कैंसिल, 7 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, 7/22। फ्रीक्वेंसी मिल गई। पाई में भी छोड़ सकते थे, पाई में अगर ऑप्शन होता तो पाई में भी 1/π। ये किस में आया? RPS में। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में बोला है रेडियन, सॉरी किस में? रिवोल्यूशन पर मिनट। तो रिवोल्यूशन पर मिनट है, तो क्या हम करेंगे? ये 1/π आया है, तो अगर रिवोल्यूशन पर मिनट करेंगे तो उसमें 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ रहे हो? ध्यान देना, रिवोल्यूशन पर मिनट ऐसे लिखा जाएगा, ये रिवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, रिवोल्यूशन पर मिनट। और रिवोल्यूशन आपने निकाला क्या है? सेकेंड। तो इस सेकेंड को ही किस में चेंज करना है? तो 1 सेकेंड में कितना मिनट होता है? 1/60 होता है। तो 60 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, मतलब 60 इंटू जितना भी रिवोल्यूशन आएगा वो। तो इसमें 60 से मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड? मल्टीप्लाई लिखोगे तुम, करोगे 1/60 नीचे, और वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो 7 × 60
अपॉन में 22, ठीक है। ये जो भी होगा आप कर लेना, RPM अब आएगा। ये बात ध्यान देना, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं रिवोल्यूशन पर मिनट पर सेकंड में, क्योंकि जब भी रिवोल्यूशन लिखा जाता है ना तो पर मिनट नीचे होता है। अब इससे इसमें जाओगे तो मिनट से सेकंड में 60 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 60 नीचे ही आएगा। बट इससे इसमें जाओगे तो 1/60 करोगे, और 60 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो मल्टीप्लाई होगा इसमें। तो इंटरचेंजिंग में इस बात का ध्यान रखना, कहीं साइड में लिख के इस चीज़ को कहीं भी कंफ्यूज हो ना तो देख लेना, क्योंकि ऑप्शन में वो भी होगा जो तुम्हारा आंसर आ रहा होगा। इस चैप्टर में कुछ छूटा है हमारा, पीछे का कुछ टॉपिक ऐसा, ये टॉपिक कंप्लीट करके उस पर चलेंगे। ये चैप्टर आज कंप्लीट करें, हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है, वर्क पावर एनर्जी, और कोशिश रहेगी वर्क पावर एनर्जी इसी हफ्ते ख़त्म। क्वेश्चन लिखिएगा। हाँ, थर्मोडाइनमिक्स पढ़ना है, वर्क पावर एनर्जी पढ़ लो, थर्मोडाइनमिक्स पढ़ा देंगे सर, ग्रेविटेशन पढ़ा देंगे कि ग्रेविटेशन पढ़ा दें हम। ग्रेविटेशन आसान चैप्टर है। अभी सबसे बड़ा चैप्टर तो बचा ही आपका रोटेशन। अच्छा, वो तो पढ़ लिया ना आपने, सेंटर ऑफ मास उस वाला पढ़ लिया है? हैं? नहीं पढ़ा है? क्यों भाई, सेंटर ऑफ मास उस नहीं पढ़े हो? रोटेशन चैप्टर पढ़े हो ना? रोटेशनल मोशन नहीं पढ़े हो? सर तो कहते हैं कि हम पढ़ा दिए हैं टारगेट में रोटेशनल मोशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा है, टॉर्क पढ़ा है, सेंटर ऑफ मास पढ़ा है जी यार। तो वर्क पावर एनर्जी कैसे पढ़ोगे? रोटेशन पढ़ना पड़ेगा ना। चलो क्वेश्चन लिखो। A stone of a 0.3 gram is tied to one end of क्या लिख दिया, one end of rope of length 2.5 meter and rotate about the other end। क्या लिखे हो? ये तो क्वेश्चन कर लिया था ना भाई, यही क्वेश्चन किए हो अभी। A stone of 0.3 is tied to one end of a string, लेंथ अलग कर लेना, 0.8 है, and rotate in a vertical, बस वर्टिकल सर्कल, डायरेक्ट लिखो छोटे में। एट वॉट स्पीड अ बॉल टेंशन इन अ स्ट्रिंग रोप या स्ट्रिंग वही बात है, टेंशन इन स्ट्रिंग बी 0 at the highest point। हाँ, क्या हुआ? बोला स्ट्रिंग, देखो क्या बोला है, एक स्टोन है कितने ग्राम का, 0.3 is tied to the one end of the rope length 0.8 मीटर and rotated in the vertical circle at what speed। अच्छा, ये बॉल लिख दिया ना। Stone will the tension in a string be 0 at the highest point of the circle, ठीक है। What would be, क्वेश्चन में आगे बोल रहा है, what would be the tension at the lowest point, दोनों जगह निकालना है। जी की वैल्यू निकालनी दी है 9.8, जल्दी बताइए। ये तो कर लोगे भाई, आसान है।
हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी तो रूट जी आर होता है, रख के निकाल लो। और लोएस्ट पॉइंट का टेंशन तुम्हें भी पता है, बताया वो कितना होता है। क्यों भाई, लोएस्ट पॉइंट का टेंशन कितना होता है? हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन 0, तो लोएस्ट पॉइंट पे कितना? TL माइनस TH इज इक्वल टू 6 mg आया था ना? नहीं याद है तो ये तो रिलेशन याद किया ना, TL माइनस TH इज इक्वल टू 6 mg। हाईएस्ट पॉइंट के टेंशन को क्या ले लें? अरे मैक्सिमम या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो TL इज इक्वल टू क्या 6 mg कर सकते हैं? रख के निकाल। आ गया? आया? नहीं, इतना समय ले रहे हो। पहले हाईएस्ट पॉइंट पे क्या निकालना? वेलोसिटी कितना होता है? जी की वैल्यू आर कितना? 64, 72 और 6 78, 7.84 बाहर निकलेगा। बाहर निकाल लोगे कितना आएगा? 9 का होता है 3, तो 2 पॉइंट समथिंग ही जाएगा। क्यों भाई? ठीक है, 2.7 अप्रॉक्स में लिख दिया। वैसे भी सोच लो, 4 का 2 होता है, अगर 4 होता तो 2 होता, और 3 होता तो 9 होता, तो इनके बीच में ही तो कहीं रहेगा। अप्रॉक्स 9 के करीब जा रहा है, तो 2.6 2.7 अप्रॉक्स में जाएगा। ऑप्शन देख के समझ जाओगे। और हमसे अगला क्या पूछा है? व्हाट वुड बी द टेंशन इन द लोएस्ट पॉइंट? टेंशन लोएस्ट पॉइंट पे तो TL इज इक्वल टू 6 mg आया है क्या? देन TL इज इक्वल टू 6, मास कितना दिया है? 0.3, Ng की वैल्यू 9.8, 17.64 न्यूटन टेंशन है। ठीक है, सही है। बस डायरेक्ट फार्मूले पे रखना था, बेकार क्वेश्चन। लिखो नेक्स्ट, थोड़ा अच्छे में आओ। नहीं, इतना भी आसान नहीं आएगा। हाँ, ये टॉपिक नीट में आता ही नहीं है, बहुत कम आता है। आपके लिए टफ टॉपिक माना जाता है, स्टार बन के लगा है। ये SC वर्मा की बुक में दिया है, मतलब मोस्टली सारे बुक में तो मिलता भी नहीं है। अभी रेफरेंस बुक देखोगे तो बहुत कम, DC पांडे की बुक में नहीं है। उन्होंने अलग से सेक्शन में दे रखा है, एक ब्रैकेट बना के कि ये स्टार लगा है, नीट में नहीं आएगा। क्योंकि DC पांडे की जो आप मोस्टली बुक देखोगे वो नीट के लिए बनती है, और अगर सिंपल ऐसे मैकेनिक्स वैकनिक्स पढ़ोगे तो वो उनकी बुक जो होती है JEE के लिए होती है, जो पतली पतली में आती है। तो वैसे आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसीलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन इसमें टफ में नहीं जा रहा हूँ। बट एक थोड़ा सा एनर्जी के केस में आते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, लिखिएगा। इन अ सर्कस the diameter of a globe is 20 मीटर। एक ग्लोब है, ग्लोब मतलब समझ रहे हो ना, कुछ बड़ा सा कुछ रखा है वहां पे गोल का, उसको 20 मीटर का डायमीटर रखा है ग्लोब। ग्लोब क्या है होता है?
ऐसे समझ लो, अब इसने पूरा वर्ड नहीं दिया मगर आगे उसने साइक्लिस्ट की बात की है तो ग्लोब ऑफ डेप्थ होगा, मौत का कुआं। उसके आगे लिख लो ग्लोब ऑफ डेप्थ। जहाँ पे ग्लोब लिखे हो ना, डायमीटर ऑफ ग्लोब, वहाँ पे बस लिख लो ग्लोब ऑफ डेप्थ इज 20 मीटर। डेप्थ है डेथ, मरना, डेप्थ नहीं, ग्लोब ऑफ डेथ 20 मीटर। ठीक है, फुल स्टॉप दे के आगे लिखना, फ्रॉम व्हाट मिनिमम हाइट, फ्रॉम व्हाट मिनिमम हाइट must a cyclist, what a minimum height must a cyclist start in a order to, cyclist start in a order to go round the globe, go round, go round the globe successfully, go round the globe successfully। ठीक है, अब क्वेश्चन में दे रखा है आपसे कि एक सर्कस है जिसमें एक डायमीटर ग्लोब का है कितना, 20 मीटर का, तो व्हाट इज द मिनिमम हाइट मस्ट अ साइक्लिस्ट स्टार्ट ऑर्डर टू गो अराउंड द ग्लोब सक्सेसफुली। मतलब समझ रहे हो कितने मैक्सिमम हाइट तक वो जाएगा कि वो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर ले, जाएगा ना। तुम खुद सोच के देखो, जैसे मान लो एक तो मौत का कुआं जो तुम देखे होगे वो तो ये वाला होगा, ये वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल सर्कल है, और अगर हम ऐसे इसी को बना दें और इस पे साइकिल चलाना है, वर्टिकल है, समझ गए, तो ये भी होता है ना, ऐसा आपने देखा होगा सर्कस में होता है। हाँ, जैसे आप देखो इस पे दौड़ेंगे तो फिर हम नीचे आ जाएंगे क्योंकि वो भी रोटेट कर रहा है, तो इस पे जब आप चलोगे तो ऊपर कितने मैक्सिमम हाइट तक जाओगे कि फिर एक साइकिल कंप्लीट कर लो, एक मैक्सिमम हाइट होगी। यहाँ से चल के आपको यहाँ तक कुछ ऐसे कुछ हाइट तक पहुँचना होगा ना, कितना मैक्सिमम हाइट जाओगे, उस एच की वैल्यू निकालनी है। अब इस क्वेश्चन में आप सारी चीज़ें पहले देख लीजिए क्या क्या गिवन है आपको। उसका डायमीटर गिवन है तो रेडियस तो मिल जाएगा, डायमीटर से हमें क्या लेना देना है, रेडियस का ही लेना देना होगा। मिनिमम हाइट मस्ट बी साइक्लिस्ट स्टार्ट, बस यही चीज़ दिया है, बाकी मास उस कुछ नहीं दिया गया है, तो कैसे निकालेंगे, मास भी नहीं दिया है। अब तुम सोचोगे तो फॉर्मूला तो लगते रह जाएगा। अच्छा, एक उसका डायमीटर बस दिया है ना, कितना दिया है, ठीक, हो जाएगा, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ, देखो सोच के देखो। यहां से चल के यहां आ रहा है, ठीक, डेथ है भाई, ग्लोब ऑफ डेथ, क्या तब से बोल रहे, ग्लोब ऑफ डेथ, मौत का कुआं, तो कुआं नहीं है ये, मौत का ग्लोब है। ग्लोब समझ रहे ना, कुआं होगा तब नीचे गिरेगा, ये हॉरिजॉन्टल होता है, ये वर्टिकल है, तो कुआं हटा के ग्लोब लिख लेना। अब सुनो, जब ये चलेगा, देखो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे पहले, मैं बताऊँ, यही चीज़ इसमें थोड़ी सी चेंज है। हम डायरेक्ट फार्मूले से भी कर सकते हैं मगर उसमें तुम्हें एच की वैल्यू नहीं पता होगी क्योंकि हमें एच ही निकालना है हाइट। ये मत सोचना कि वो मैक्सिमम हाइट यहाँ तक जाएगा, ये तो हमें पता है टॉप तक जाएगा, बट टॉप तक जाने के लिए पहले एक बार सोचो कि हम कंडीशन तो सेटिस्फाइड कराएंगे ना कि भाई वहाँ तक जाएगा, कंप्लीट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो मैंने माना कि जितना पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा भाई, धीरे धीरे देखो यहाँ पे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। तो एक बार पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, अब यहाँ से जैसे गिरेगा तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा, और जितना लॉस होगा क्या उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, समझ गए। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो लॉस पोटेंशियल एनर्जी का mgh और हाफ mv, क्या m से m कट जाएगा और इसको भेज देते हैं इधर, देन v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट में 2gh लिख दें,
अरे 2 इधर चला जाएगा, स्क्वायर हटा दिया, √2GH हो गया, या v स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। चलिए अब एक बात बताइए, मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गया तो उसको अब लूप कंप्लीट करना है। अब लूप कंप्लीट करने के लिए क्या उसकी कुछ मिनिमम वेलोसिटी रहनी चाहिए, तभी तो लूप कंप्लीट करेगा। ये तो ठीक है, कंडीशन निकालिए कितनी वेलोसिटी रहेगी उस हाइट पे, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। अगर हम क्या कहते हैं लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी गेन के हिसाब से देखें, जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच रहा है और लूप को कंप्लीट भी कर ले रहा है सक्सेसफुली, तो जाहिर सी बात है इसकी वेलोसिटी यहाँ पे कितनी रही होगी, 5gr होती है, स्क्वायर कर दें रूट हट जाएगा। अब बताओ एक वेलोसिटी ये तो होती है मिनिमम, और उसने देखी कितनी अपनी वेलोसिटी 2gh, तो क्या 2gh इज इक्वल टू 5gr हो जाएगा, g से g कट जाएगा, देन h ही निकालना है, देन 5/2 इंटू क्या हो जाएगा 2.5, और r डायमीटर है क्या दिया है 20, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, देन 25 मीटर हाइट। समझ गए हो, यहाँ से जो h था ना वही हाइट हमने कंसीडर की, कितने हाइट तक गया। अब तुम सोच रहे होगे कि सर ये हाइट इतना ही यहीं पे तो चला गया होता तभी वो सीधे चला जाता, ऐसा नहीं है, यहाँ से गिर सकता था, यहाँ से भी गिर सकता था, यहाँ से भी गिर सकता, ये सब गिरने वाले पॉसिबिलिटीज है। थोड़ा सा नीचे जब आ जाएगा तब अब ये पकड़ के रास्ता आ सकता है, इसीलिए आंसर 25 आ रहा है। समझ रहे हो क्यों आ रहा है, क्योंकि इतना चला, देखो ये टोटल 20 है मगर आंसर 25 कैसे आ गया, तो कुछ और नीचे आया होगा ना, और कुछ चल के नीचे आया होगा तब सक्सेसफुली कंप्लीट किया होगा, इसीलिए आंसर में 5 मीटर और एक्स्ट्रा आ गया। इतना आता तब तो बस आंसर 20 ही आ जाता, साफ देखने को मिलता। तो केवल यहीं से वो कंप्लीट नहीं कर लिया, इसके बाद से यहाँ से भी गिर सकता था, यहाँ तो कुछ मीटर और हाइट चला है वो, तो कितना चला है 5, मतलब टोटल 25 मीटर। आंसर यही आ रहा है, जबकि उसका डायमीटर कितना दे रखा था 20 मीटर। करा दे एक और क्वेश्चन, लिखिए 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 फटाक से लिखिए। टॉपिक तो अभी इसमें बचा ही है, हमारे ख्याल से शायद मैंने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं पढ़ाया अभी, जबकि ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ही कहिए हो क्वेश्चन। लॉस मतलब ये मोमेंटम नहीं, एनर्जी का कंजर्वेशन है, मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपने पढ़ा है, छोटा सा मैंने ऐसे बताया था क्या होता है, बट ठीक है उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और एक टॉपिक और है, तो बहुत बड़ा है, ठीक है चलिए उसको भी पढ़ाते हैं, आज ही ख़त्म करते हैं। लिखिए पहले एक क्वेश्चन लिखिए। सब लोग आंसर बताएंगे इसका, बाकी क्वेश्चन हम आपको भेज देंगे, ग्रुप में कर लीजिएगा। अ एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्काई, an aeroplane flying in the sky, dives with, dive मतलब डाइव मार रहा है ऊपर, dive with speed, dive with speed 360 किलोमीटर पर आवर, 360 in a vertical circle, of radius 200 meter, in a vertical circle of radius 200 meter. The weight of the pilot sitting in it 75 kg. The weight of the pilot sitting in it is 75 kg। जो उसके अंदर पायलट का सीट बना है उसका वेट 75 kg का है। कैलकुलेट द फोर्स with which the pilot press his seat
दबा रहा है, हिज सीट व्हेन द एरोप्लेन इज, फर्स्ट लिखिएगा, व्हेन द एरोप्लेन इज फर्स्ट एट द हाईएस्ट पोजीशन, और सेकेंड लिखिएगा एट द लोएस्ट पोजीशन। जी की वैल्यू 10 लेनी है एंड लोएस्ट पोजीशन। अब सुनो क्या है, मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, बस समझो। जैसे मान लो एक ये एरोप्लेन है, एरोप्लेन अभी ऐसे सीधा है, इस पे बैठा है पायलट। पायलट को लेके जो भी है, पायलट अपना वेट और सब कंसीडर कर लिया, 75 kg का है अभी, ऐसे है तो पूरा उसका जो वेट उस पर कंसीडर किया गया है। अब ये प्लेन सीधे नहीं चल रही है, वो डाइव्स मार रहा है। तो डाइव्स का मतलब होता है यूं घूमना, यही डाइव्स मारना है। डाइव्स हम देखे होगा, स्विमर कूदता है पानी में तो एक डाइव, 2 डाइव्स ऐसे करते हैं। तो डाइव्स मारने का मतलब इसको एक डाइव मारना है, या पता ना कितना मारा, मगर वो डाइव्स कर रहा है। तो जब ये डाइव्स ऐसे करेगा तो क्या एक सर्कल बनाएगा, उस सर्कल का रेडियस दे दिया है, कितने मीटर का वो सर्कल बना रहा है, ठीक है, और उसका वेट 75 kg का है। अब सोचो जब ये नीचे है तो क्या सीट को दबा के बैठा है, और जब ये ऊपर पहुंचेगा तो भी सीट को दबाएगा, मगर अब पहले कितना तो नहीं रह जाएगा क्योंकि उल्टा हो गया है ना, अब उसका सर नीचे हो गया है। तो उस केस में सीट पे प्रेस अब कितने से करेगा, तो हाईएस्ट पॉइंट पे और कहाँ पे, लोवेस्ट पॉइंट पे। कितना सीट पे उसका दबाव बनेगा उस पायलट का, हमसे यही पूछा है, हाईएस्ट पॉइंट पे और लोवेस्ट पॉइंट पे। और तुम्हें पता है कि कहीं पे भी कोई, जैसे मान लो ये है उसकी सीट, और सीट पे उसका जितना भी वेट होगा mg, वही ऊपर नॉर्मल उसका दबाव दिखाई देगा, अप थ्रस्ट। समझ रहे हो? अरे भाई जितना नीचे वेट होगा वही तो ऊपर दबाव बना के वो बैठा है। तो तुम्हें क्या निकालना है, n। दोनों केस में n निकाल लो, एक बार यहाँ के लिए n और एक बार यहाँ के लिए n। देखो कैसे निकलेगा, दोनों जगह के लिए n निकालना है, जल्दी बताइए कैसे आएगा। हमें नॉर्मल निकालना है, तो नॉर्मल एट अ लोवेस्ट पॉइंट, नॉर्मल एट, हाँ अब सॉल्व करो, बताओ जीरो होगा तुम्हारे हिसाब से, जीरो होगा मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। सोच के देखो कैसे जीरो हो जाएगा। अरे भाई उसमें केवल वेट ही उसका नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स भी कंसीडर किया जाएगा, तो जीरो कैसे हो जाएगा। सोच के देखो, केवल वेट होता तब ना वो कैंसल आउट हो जाता। अभी उसका उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स भी है क्योंकि सर्कल में घूम रहा है, तो सर्कल में घूमेगा तो जाहिर सी बात है दोनों जगह पे सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। एक बार सेंट्रीपिटल फोर्स और नॉर्मल में कुछ एडिशन होगा, एक में सब्सट्रैक्शन होगा। हो गया, समझ गए हो? फिगर बना दो, यही वाला फिगर बना लो ऐसे। कितने मीटर का रेडियस है उसका, 200 मीटर का, ठीक है। चलो रेडियस से भी क्या लेना देना। देखो एक बार यहाँ है जब, तो नीचे वेट कितना होगा, ऊपर नॉर्मल और एक सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ देखो नीचे क्या, नॉर्मल भी और नीचे mg भी, समझ गए, और ऊपर देन यहाँ पे देखो mv² इज इक्वल टू n प्लस mg होगा, और यहाँ पे कितना होगा, देखो ध्यान से, mv² क्या नीचे होगा, तो क्या होगा, इसको n मैं लिख दे रहा हूँ t, मतलब टॉप का है, समझना, ये इक्वेशन टॉप का है। तो इसमें mv² नीचे होगा ना, तो mv² प्लस
एम जी इज इक्वल टू क्या, एन लोअर हो गया, यहाँ से तो लोअर मिल गया और यहाँ से हायर निकालना है तो ये इधर चला जाएगा, देन कितना हो जाएगा एम भी स्क्वायर बाई आर माइनस में एम जी। एक बार एम जी प्लस हो गया, एक बार एम जी माइनस, सारी चीज़ें पता है। वेलोसिटी दिया है 360 दिया है, क्या कितना दिया है 360, मल्टीप्लाई कर दो 5 बाई 20 2500 100 होगा ना, 100 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी। रख दीजिए भाई, पहले लोअर के लिए निकालें, लोअर के लिए निकालना है। एम मास कितना है 75, अरे 75 किलो का है तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे ना, क्योंकि जी एम इंटू जी वेट, केवल एम बोला है ना, वेट थोड़े है, एम 75 ही होगा। वेलोसिटी कितना है 100 का स्क्वायर अपॉन रेडियस कितना 200 प्लस एम कितना 75, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे जी से, ये मिल गया। और टॉप पे आएंगे तो नहीं दिया है, क्वेश्चन में दिया है, लिखा करो 100 का स्क्वायर अपॉन रेडियस 200 माइनस 75 इंटू 10, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो का स्क्वायर होगा, ऊपर हो जाएगा 75 इंटू 50 हो जाएगा भाई, होगा। अरे 100 बचेगा, 2 से कटेगा 50 हो गया, और ये 750। अब इसको तो सॉल्व कर ही सकते हो, 50 में 5 का 250 जीरो 375 जीरो प्लस 700 जीरो 5 5 10 जीरो 7 7 14 1 15 और 3 1 4 4500 आएगा क्या, 4500 न्यूटन का, जब वो लोएस्ट पॉइंट पे होगा। टॉप अच्छा ये टॉप है ना, 75, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 100 बचा, ये कितना आ जाएगा 50, अभी ये भी कितना आएगा 37 50, और इसमें क्या ये माइनस हो जाएगा ना अब 750, तो कितना हो जाएगा 3000 होगा। कहाँ पे ज़्यादा फील किया उसने दबाव, जाहिर सी बात है जब नीचे होगा तो ज़्यादा प्रेस करेगा, ऊपर जाएगा तो क्या उल्टा हो गया, तो क्या प्रेशर उसका कम पड़ेगा ना सीट पे। कितने का डिफरेंस आया 1500 का, 1500 न्यूटन का डिफरेंस आया। जैसे जहाज उल्टा हुआ, नीचे था तो 4500 का उसने सीट पे प्रेशर लगा रखा है, प्रेशर नहीं बोल रहे हैं उसको, फोर्स बोल रहे हैं, दबाव रखा है, और जैसे ऊपर गया तो वो प्रेशर कम हो गया, मतलब वो फोर्स कम हो गया सीट पे, मतलब नॉर्मल उल्टा हो गया। क्वेश्चन समझ के किया करो, होमवर्क दे देंगे करके लाना। तो आपको हम पढ़ा दें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि आपके लिए तो इम्पोर्टेंट है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन बनेंगे फॉर्मूले पे बनेंगे, कर लोगे, आता है। आप 2 4 क्वेश्चन अगर कर लिए हो, प्रैक्टिस बन गया तो कर लोगे। चलिए ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, पढ़ लीजिए, उसके बाद से देखते हैं, टाइम तो बच जाएगा, तो एक टॉपिक और है वो भी कवर कर देंगे। यही 2 टॉपिक बचे हुए हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, केवल मोमेंटम नहीं, लीनियर मोमेंटम, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी पढ़ना है रोटेशनल वाले चैप्टर में। तो ये तुम्हें पता है लीनियर मोमेंटम में क्या है, मोमेंटम एक्चुअल में होता कितना है, P = mb होता है, ठीक है। अब देखो क्या बोला गया कि जब भी किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं होता है, जब भी किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं होता है, तब तक उस बॉडी का मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। जैसे मान लो ये बोर्ड है, अब इस बोर्ड पे तुम कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे हो, बाहरी कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो, तो क्या मोमेंटम इसका चेंज हो रहा है,
नहीं हो रहा है, ये बोर्ड यहीं बनी है, अगर हम इस पे फोर्स लगाएंगे तब नहीं ये इधर से उधर जाएगा। तो न्यूटन्स को यही फील हुआ कि जब तक हम किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स, अब इंटरनली फोर्स की बात अलग है, जैसे इंटरनली में क्या, मॉलिक्यूल्स के बीच में तो लगा ही रहे होंगे, एटॉमिक फोर्स होगा उनके बीच में, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स होगा, एटॉमिक फोर्स होगा, तमाम फोर्स इंटरनल है, उससे नहीं ले देना है, हमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना है इस पर। अगर किसी बॉडी पे कोई एक्सटर्नल का मतलब ही नहीं कि केवल तुम ही लगा रहे हो सकता है एक्सटर्नल किसी और चीज़ों से भी लग जाए, जैसे मान लो चार्ज है तो दूसरा चार्ज रख दोगे तो भी एक्सटर्नल ही माना जाएगा, समझ रहे हो, जैसे मान लो एक चार्ज है, अब इसके अंदर अंदर तो फोर्स लग ही रहे होंगे, क्योंकि मान लो इलेक्ट्रॉन है, या मान लो ये मैंने तुमको दे दिया कि ये है कुछ भी ले लो, जैसे कोई एटम ले लो, हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम है तो क्या एटम्स है, तो जाहिर सी बात है इसके पास न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, तो आपस में इनके बीच में तो एटॉमिक फोर्स लग ही रहा होगा। अब बताओ इस हाइड्रोजन के पास मैं ऑक्सीजन ला के रख दिया, तो क्या है ऑक्सीजन इस पे फोर्स लगाने लगेगा, तो ये फोर्स जो लगेगा ये एक्सटर्नल हो गया, मगर इनके साथ जो अंदर लग रहा था उससे कोई लेना देना है नहीं, तो हमें एक्सटर्नली फोर्स नहीं अप्लाइड करना। जब तक किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना करें उस बॉडी का मोमेंटम हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है, ठीक है, मोमेंटम होता है mb। अब सोचो किसी बॉडी पे मोमेंटम उसके हर एक पार्टिकल पे लग सकता है, तो अगर एक पार्टिकल है तो क्या हम उसके m1 v1 लिख सकते हैं, m2 v2 लिख सकते हैं, m3 v3 लिख सकते हैं, m4 v4 लिख सकते हैं, so on mn vn लिख सकते हैं। मतलब अगर किसी बॉडी के डिफरेंट पार्टिकल पे फोर्स लग रहा हो या फोर्स ना लगे, किसी भी तरह से कुछ भी हो, तो उसका मोमेंटम m1 v1 m2 v2 m3 v3 m4 v4 so on mn vn होगा, ठीक है। तो नेट मोमेंटम किसी बॉडी का हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अब सोचो न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है फोर्स इज इक्वल टू रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। न्यूटन का सेकेंड लॉ तो यही कहता है किसी बॉडी पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स इक्वल होता है किसके, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। उस बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ही ना हो, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। अब बताओ एफ जीरो हो गया तो dp/dt की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। और किसी का डेरिवेटिव, थोड़ा ध्यान से सुनो, अगर जैसे मान लो मैंने लिख दिया 2 का डिफरेंशिएशन करना है, तो 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में जीरो, क्योंकि 2 क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब dp/dt में p का डिफरेंशिएशन किया गया है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम, तो इसका मतलब p क्या रहा होगा, कांस्टेंट। तो p कांस्टेंट कब हुआ, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी। p कांस्टेंट का मतलब क्या, मोमेंटम कंजर्व हो गया, मींस मोमेंटम कंजर्व। समझ गए बात ना, मतलब यही बस कॉन्सेप्ट रखना है, किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं करेगा तो मोमेंटम कंजर्व होगा। अब थोड़ा एक बात ये भी सुनो, मान लो मोमेंटम कंजर्व हो गया तो तुमने पढ़ा क्या कि पहले जो मोमेंटम था वही मोमेंटम क्या रहा होगा बाद में। तो मान लो 2 बॉडी है, एक बॉडी ए है और एक बॉडी क्या है, बी है, ठीक है। एक बॉडी चल रही है इनिशियल वेलोसिटी ua से, या मान लेते हैं u1 से, और एक वेलोसिटी चल रही है किससे, u2 से। दोनों कोलाइड हो गए, लड़ गए, टकरा गए दोनों। अब जब ये लड़े ए और बी तो आपस में ए ने बी पे और बी ने ए पे एक फोर्स लगा दिया, तो इस पे फोर्स लगा तो एफ बी ए हो गया, और इस पे फोर्स लगा तो क्या हो गया, एफ ए बी हो गया। कुछ समय बाद से दोनों अलग हो गए, जब दोनों अलग हुए तो एक की वेलोसिटी क्या हो गई, v1 हो गई, और एक की वेलोसिटी ए भी इधर ही थी, ये कितनी हो गई, v2 हो गई, ठीक है। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक का मास कितना है m1, दूसरे का मास कितना है m2। मास में कोई चेंज होगा नहीं, ये बम नहीं है, बम होता तो मास में चेंज हो जाता, क्योंकि बम में पार्टिकल कोई बड़ा कोई छोटा हो सकता है, बट इसमें एक का मास m1 है तो लड़ने के बाद से कुछ टूट फूट नहीं रहा है, तो मास पहले भी उतना था बाद में भी उतना है, ठीक है। तो चेंज क्या हुई, बस वेलोसिटी u1 से क्या हो गई v1 और u2 से क्या हो गई v2। थोड़ा ध्यान दो, मैं बात करूं एफ ए बी की, तो एफ ए बी किसके इक्वल होगा, माइनस एफ बी, ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन होगा क्या। अब एफ ए बी क्या है, एफ ए बी लगने वाला फोर्स है ए पे, किसने लगाया है, बी ने लगाया है ए पे, और बी वाले पे ये लगा हुआ है।
थोड़ा सा इम्पल्स बात करते हैं। इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स होता है फोर्स इनटू शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। छोटे से टाइम में ही तो टकराएगा। लड़ेगा तो 1 घंटा थोड़े ऐसे लड़ता रह जाएगा। कोई बॉल इससे गया, लड़ा, तुरंत आगे हो गया। ये देखा होगा आपने, ऐसे एक बॉल गया, जैसे कैरम की आप क्वाइंस ले लो, जैसे आपने मारा तो तुरंत लगा स्ट्राइकर इधर हो गया। तो क्या हुआ, ये बस कुछ सेकंड के लिए, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए ये लड़ा। अब बताओ, इम्पल्स अगर हम निकाल रहे हैं तो हम यहाँ से f की वैल्यू पहले ए बी के लिए रखेंगे, रखा जाएगा, इनटू डेल टी। थोड़ा ध्यान से देखो इम्पल्स क्या होता है। एक्चुअल में इम्पल्स का फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम। पढ़ा है ना, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम मैंने लिखवाया है। इम्पल्स होता है दिस और ये होता है चेंज इन मोमेंटम। तो बताओ, अगर हम एफ ए बी इंटू डेल टी के लिए लिखेंगे तो मोमेंटम क्या होगा, और यही एफ बी ए इंटू डेल टी के लिए लिखेंगे तो मोमेंटम क्या होगा। दोनों निकालते हैं। तो बताओ, ये हमने क्या किया ना, देखो मैंने इम्पल्स को ये लिखा और इसी को क्या लिख दिया, ये। तो मैं इस वैल्यू को लिखा यहाँ। एक बार एफ किसके लिए लिया, ए बी, और एक बार एफ किसके लिए, बी ए। दोनों का इम्पल्स निकालना हो, चेंज इन मोमेंटम, तो ए बी वाले का मोमेंटम, अरे भाई ए बी मतलब ए वाले की बात कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा, m1 फाइनल है ना, b1 माइनस नहीं समझ पा रहे हो, ये फोर्स किसने लगाया है, बी ने, किस पे, तो किसका मोमेंटम चेंज लिखोगे, ए का ना, केवल किसका मोमेंटम चेंज, ए का। तो ए का मोमेंटम देखो एम भी होता है, तो चेंज है ना, तो फाइनल माइनस, तो फाइनल m1 v1 माइनस होगा, यही लिखा हूं, m1 v1 माइनस m1। इसमें क्या होगा, m2 v2 माइनस m2 होगा। इतनी बात तो समझ में आ गई। अच्छा, अब एक बात बताओ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल है ना। अगर इसी में डेल्टा टी और डेल्टा टी दे दें तो क्या ये बन जाएगा। दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने में तो कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। तो इसका मतलब एफ ए बी अगर ये दोनों इक्वल है माइनस साइन के साथ, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। डेल्टा टी से डेल्टा टी क्या हो जाएगा, कैंसल। मतलब इसके अगर LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होंगे। बट ध्यान दो, LHS जो इक्वल है वो माइनस साइन के साथ है। इक्वल तो है मैग्नीट्यूड में, मगर डायरेक्शन में क्या उल्टा है ना, तो साइन क्या लगा है, तो इसका मतलब ये प्लस में होगा, तो इसको, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, m1 v1 माइनस m1 u1 लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ m2 v2 माइनस m2 u2। माइनस इंटर कराएंगे तो ये माइनस और ये क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखो, m1 है ये, m1 v1 हो गया, और इसको इधर लाएं तो कितना हो जाएगा, और ये कितना है, और ये कितना है, उधर चला जाएगा, m1 u1 प्लस, थोड़ा ध्यान से देख के बताओ, क्या ये मोमेंटम बिफोर नहीं आफ्टर कोलिजन है क्या, और ये क्या है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन है क्या, क्या दोनों इक्वल हो गए, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, अरे भाई m1 v1 m2 v2 क्या ये वाला पूरा बन गया, और m1 u1 प्लस m2 u2 क्या ये वाला बन गया। मतलब ये पहले का है और ये किसका है, बाद का। लड़ने के बाद ये आया और लड़ने के पहले ये आया, दोनों आपस में इक्वल हैं। मतलब क्या मोमेंटम कंजर्व है क्या, हैंस मोमेंटम कंजर्व। मतलब जब भी मोमेंटम कंजर्व होगा तो क्या तुम यही फॉर्मूला लिखते हो, m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस m3 u3 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3। समझ गए ना, बस यही। तो ये कहाँ से आया, ये आया। और याद तो तुम्हें है ही है कि P हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। और जैसे ऐसे देखो, मान लो मैं तुमसे बोल दूं ना ए बी कांस्टेंट है, बस ऐसे सुनना, अगर कोई भी वैल्यू मैं लिख दूं ए बी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि A1 B1 इज इक्वल टू क्या रहा होगा, A2 B2।
इज इक्वल टू क्या रहा होगा, A3B3 इज इक्वल टू क्या रहा होगा, A4B4, क्योंकि ए बी की वैल्यू हमेशा क्या है, तो ए और बी जब चेंज होंगे तो इनकी वैल्यू भी हमेशा क्या रहेगी, फिक्स, क्योंकि ए इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, बी, एक बढ़ेगा तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो मैनेज हो जाएंगे। तो अगर ये जैसे मान लो ये 2 है, ये 5 है, तो ये 5 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2, तो इससे भी आंसर 10, इससे भी आंसर 10। समझ गए ना, वही बात यहाँ भी लिखी है कि पहले भी जो मोमेंटम था वो बाद में, क्योंकि P इज इक्वल टू होता है mb, तो m इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b। ये बहुत मोमेंटम में मैंने समझाया भी है ग्राफ व्राफ बना के कि एक कांस्टेंट रहोगे तो एक बढ़ेगा, एक बढ़ाओगे दूसरा कांस्टेंट रहेगा, ऐसे करके। तो वहाँ पे समझ जाना उस बात। थोड़ा नोट करो इसको फटाक से, थोड़ा इधर का मैं मिटाऊँ, मिटा दें। टाइम इतना है नहीं, मैं एक टॉपिक बच गया जो कि बहुत बड़ा है, पढ़ा दें, कम से कम 20 मिनट लगेगा उसमें, और टाइम है नहीं, क्वेश्चन ही कर लो इसी पे। अच्छा, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या हो सकता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या लिखने की ज़रूरत है, नहीं, आपको पता है प्रैक्टिकली एप्लीकेशन में क्या हो सकता है, सोच के देखो, बताओ भाई। क्वेश्चन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के क्या बनेंगे, बंदूक से गोली चलाए हो तो बंदूक पीछे जाता है, पढ़ा है ना, अरे भाई बंदूक को क्यों कंधे पे रख के या कहीं पे टेक लेके चलाते हैं, क्योंकि वो रिकॉल वेलोसिटी होती है। तो रिकॉल क्यों किया, क्योंकि वो जब आगे निकला तो बंदूक को पीछे धक्का देगा, तो एक्शन का रिएक्शन हुआ, तो मोमेंटम क्या कंजर्व हो गया ना। तो रॉकेट प्रपल्सन, वही तो टॉपिक बचा है हमारे पास, बहुत बड़ा सा टॉपिक, वही पढ़ाना है मुझे, रॉकेट प्रपल्सन। इसीलिए तो मैं टॉपिक पढ़ाया हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ना है उसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और उसमें क्या क्या आता है, एक्सलेशन, थ्रस्ट, अप थ्रस्ट आता है उसका, ये पूरा टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है रॉकेट प्रपल्सन। ठीक है, हम उसको टाइम लेके पढ़ेंगे, बाद नहीं पढ़ेंगे, इसी पे नॉर्मल क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है, जिसमें गन ऑन वाले केस आएंगे। तो ये मैं इधर का मिटाऊं, मुझे याद था मैं रॉकेट प्रपल्सन नहीं पढ़ा, मैं स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि मैं छूट गया था रॉकेट प्रपल्सन बीच में, क्योंकि मोमेंटम जब पढ़ाया तभी पढ़ा देना चाहिए, बट ठीक है कोई बात नहीं। चलिए अब सुनिए, मैंने प्रैक्टिकल बोला आपको कि एप्लीकेशन क्या होगा, तो आपने अभी एग्जांपल दे दिया रॉकेट प्रपल्सन का, रॉकेट प्रोपल्शन समझते हो ना इसका मतलब, रिकॉल वेलोसिटी ऑफ गन, हाँ, और भी कुछ होगा, बाइक का किक, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं, झटका देता है, बहुत बहुत कुछ। जैसे मान लो तुम नाव पे चढ़ रहे हो, नाव पे चढ़ रहे हो या नाव से उतर रहे हो, चढ़ नहीं रहे हो, उतर रहे हो, सोचो क्या होगा, नाव पीछे चला जाता है थोड़ा सा, हो सकता है भी, तो वो भी तो एक रिकॉलिंग है, आपने उतरा तो क्या वो लगा, हम ब्लास्टिंग ऑफ बम भी लिख सकते हैं, हो सकता है ना ये। अरे भाई बम जब ब्लास्ट होगा तो तुमने फेंका, और जब वो फूटा तो क्या उसके मॉलिक्यूल्स इधर उधर जाएंगे, भाई ऐसे देखो, जैसे तुमने फेंका तो उसका मोमेंटम कुछ m भी रहा होगा, फेंका तो मोमेंटम तो एक मास रहा और एक वेलोसिटी, बस जब फूटा वो तो क्या छोटे छोटे टुकड़े में हो गया, तो एक की वेलोसिटी m1 v1, दूसरे की m2 v2, m3 v3, ऐसे पता ना तमाम टुकड़े होंगे, क्या सारी वेलोसिटी और ये कंजर्व ही तो रहेगा। तो ब्लास्टिंग ऑफ बम, ऐसे करके दुनिया भर की तमाम चीज़ें, जैसे मान लो मैंने रिकॉल ऑफ गन लिखा है, तो इसमें क्या होगा, बुलेट की एक वेलोसिटी और एक तुम्हारे गन की, तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। बताइए अब इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, एक तो मास होगा गन का
और एक होगी गन की वेलोसिटी, प्लस एक मास होगा बुलेट का, और एक वेलोसिटी किसकी होगी? बुलेट की। मास तो होगा मगर क्या अभी गन चल रहा होगा? नहीं, मतलब ये जीरो। मास तो बुलेट का होगा मगर क्या बुलेट चल रहा होगा? नहीं, अभी उसकी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। इज इक्वल टू फाइनल। अब फाइनल में दोनों चलेंगे, इधर का तो जीरो हो गया मगर इधर का थोड़े होगा दोनों, तो क्या मास ऑफ m1 v1 प्लस m2 v2 हो गया ना? m1 v1 प्लस m2 v2, या हमने पहले इनिशियल लिखा है तो ये m1 ये u1 u1 लिख लो, u और ये u इनिशियल हो गया। फाइनल में जाएगा तो m भी, और ध्यान से देखो क्या होगा, गोली बंदूक से आगे चलेगी होगी, और इसकी वेलोसिटी तो एक को प्लस तो दूसरे को क्या लेंगे? समझ रहे हो? तो रिकॉल वेलोसिटी यही तो है, मतलब हम अभी फिलहाल में तो दोनों को प्लस लेंगे तो एक अपने आप इधर चला जाएगा, तो एम भी प्लस क्या लिखेंगे? एम स्मॉल भी लिखा जाएगा। अब ये जीरो हो गए पूरे, तो इधर कितना आ जाएगा? एम बी इज इक्वल टू एम बी माइनस साइन के साथ। इसी को तो रिकॉलिंग वेलोसिटी कहेंगे, मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन। ये मास ऑफ गन है और ये क्या है? मास ऑफ वेलोसिटी है किसकी? गन की। ये मास ऑफ बुलेट है और ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ठीक है, तो ये बात ऐसे बना लेते हैं, ये इसका मास है कैपिटल एम और जो बुलेट निकला है उसका मास है स्मॉल एम। इसकी वेलोसिटी इधर होगी कैपिटल वी और इसकी वेलोसिटी इधर होगी स्मॉल वी। ठीक है, ये बम ब्लास्टिंग के केस में होगा। तो ऐसे तमाम तरह की चीज़ें हैं जो होता है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मुझे पढ़ना है रॉकेट प्रपल्सन, एक अलग टॉपिक लेके, क्योंकि इस पे तो न्यूमेरिकल अभी कैसे बनेगा दे रहा हूँ, कर लोगे। रॉकेट प्रपल्सन के केस में चीज़ें बदल जाती हैं क्योंकि उसमें होता है कंबस्शन ऑफ गैस। ठीक है, क्योंकि प्रपल्सन जब का मतलब है कि रॉकेट ऊपर क्यों जाता है, गैस बर्न होता है और बहुत स्पीड से नीचे आता है और उसी की वजह से अब थ्रस्ट लगता है और ये रॉकेट ऊपर जाने लगता है। और जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाता है वो हल्का होता जाता है, और जब तुम्हें पता है कि रॉकेट की सारी फ्यूल जल जाती है तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है क्योंकि एकदम हल्का हो गया है वो। समझ रहे हो? तो उसकी हर जगह पे वेलोसिटी चेंज होती जाएगी क्योंकि हल्का होगा वेलोसिटी चेंज, हल्का होगा वेलोसिटी चेंज। तो कहीं पे वेलोसिटी पूछ सकता है, एकदम जहाँ पे फ्यूल एकदम खत्म हो गया वहाँ पे वेलोसिटी एकदम अलग होगी। समझ गए इतनी बात? अब कितना अब थ्रस्ट लगा एक समय में ये भी पूछ सकता है, एक्सीलरेशन कितना रहा ये भी पूछ सकता है, भाई एक्सीलरेशन कितना रहा। दूसरी चीज, अगर हम ग्रेविटी को ही हटा दें, नेग्लेक्ट कर दें, उस केस में ये सारी कहानी कैसे चलेगी? तो कुछ भी पूछा जा सकता है। पूरा एक अलग सा टॉपिक है। इसमें मोमेंटम का तो चेंज हो ही रहा है, साथ में मास का भी चेंज हो रहा है। जैसे मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू एम भी, तो केवल इसमें भी की चेंजेस नहीं हो रहे हैं। इसमें देखो क्या मास चेंज हुआ था? नहीं, m1 m2 ही रह गया था, बट क्या मास भी चेंज हो रहा है? समझ गए ना? मास का भी चेंज होना, तो मास चेंज होगा तो अब m इसको भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा और इसको भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, मतलब ये भी अलग होगा ये भी अलग होगा। जैसे जैसे अब दोनों, मैंने आपको बताया कि एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा? घटेगा, तभी तो मैनेज करेंगे। तो जाहिर सी बात है, तुम्हें पता है मास जैसे जैसे कम होगा क्या वेलोसिटी वैसे वैसे बढ़ेगी, और रॉकेट जितना हल्का होता जाएगा क्या वेलोसिटी उसकी बढ़ती जाएगी। तो मास धीरे धीरे कम होता जाएगा और वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। एक समय फ्यूल खत्म हो जाएगा क्या वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और उसके बाद रॉकेट गिर सकता है क्योंकि फ्यूल खत्म हो गया, तो कुछ दूर तक चलेगा फिर नीचे गिर जाएगा। तो उस टाइम जब उसका एग्जैक्ट फ्यूल खत्म हुआ तो बर्न वेलोसिटी होती है फ्यूल बर्न वेलोसिटी, जहाँ पे पूरा फ्यूल जल गया उस केस में वेलोसिटी उसकी कितनी होती है? जो वी होती है। एक वेलोसिटी किसी एट अ टाइम पे निकाली जाती है, अब थ्रस्ट निकाला जाता है, एक्सीलरेशन निकाला जाता है, इन सब का अलग अलग फॉर्मूला बनेगा और बहुत मतलब ठीक ठाक टॉपिक है, इस पे बात करेंगे। पहले इन चीज़ों पे क्वेश्चन करते हैं। फॉर्मूला यही सब रहेगा जो भी पढ़े हो। जल्दी से लिखो क्वेश्चन, टाइम हो गया है। बोले
इस पे जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब कर लोगे, ऐसा नहीं है, बहुत आसान आता है। फिर भी लिखो, एक क्वेश्चन है, अ कार ऑफ मास 1000 kg, अ कार ऑफ मास 1000 kg, 1000 है, 1000 kg traveling with a speed 32 meter per second, 32 meter per second, collide into the truck of mass 8000 kg, collide into the truck of mass 8000 kg moving with a velocity 4 meter per second, moving with a velocity 4 meter per second in a same direction. After the collision, the car move with a velocity 8 meter per second, then what is the velocity of truck? Then car move with the velocity 8 meter per second. What is the velocity of truck? What is the velocity of truck? ठीक है, बस अब उसके आगे चाहे तो लिख सकते हो आफ्टर दैट इम्पैक्ट। 16 नहीं आ रहा है भाई, सही से करो सोल्व। गलत। क्या बोले सर, 8 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रक आफ्टर द इम्पैक्ट? अरे आफ्टर द इम्पैक्ट मतलब लड़ने के बाद ट्रक की वेलोसिटी पूछा हूँ। एक 1000 kg का मास है, और तुम्हें पता है एक का मास देखो 1000 है और एक का मास 8000 है, ठीक है, और एक 32 से की स्पीड से चल रही है और ट्रक किससे चल रहा है? 4 की स्पीड से चल रहा है, दोनों लड़ेंगे तो अब दोनों में डिफरेंस ये है ना कि एक का मास बहुत ज़्यादा है, वेलोसिटी बहुत कम हो गई है, और एक में वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, मास कम हो गया है, तो अपने आप मैनेज हो जाएगा। तो ये दिमाग लगा के मत सोचने लगना कि अरे भाई ट्रक लड़ता है तो वो दूर नहीं जाएगा, कार बहुत तेज भागेगा। तुम्हारे हिसाब से यही होगा ना, जैसे मान लो ये ट्रक है और ये कार है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, लड़ा तो क्या हुआ, कार को तेज भागना चाहिए था क्योंकि ये ठोकर मारेगा तो कार तो दूर जाएगा, मगर भाई इसकी वेलोसिटी कम थी, इसकी वेलोसिटी कम थी, तो आगे से कौन आ रहा होगा? आगे ट्रक चल रहा होगा, समझ रहे हो, और पीछे चल रहा होगा कार। अब ये मारेगा ठोकर, तो अब इसको ठोकर मारेगा तो स्पीड ज़्यादा है, भले से भारी है मगर स्पीड ज़्यादा है, तो क्या थोड़ा तेज भगा देगा इसको? 4 से तो ज़्यादा ही जाएगा, मगर इसकी वेलोसिटी क्या पहले से बहुत कम हो जाएगी? क्योंकि उसका मास ज़्यादा है तो ज़रूर से अप्रोच करेगा। तो इसने उसने डैशबोर्ड और रियर ये सब नहीं लिखा है, ये लिखता तब समझ में आ जाता कि कौन आगे है कौन पीछे है। तो मतलब दिमाग लगा के तुम ऑप्शन सर्च करोगे तो तुम्हें लगेगा कि भाई ट्रक की वेलोसिटी कम हो सकती है, बट ऐसा नहीं है, इसमें ट्रक की वेलोसिटी ज़्यादा आएगी। मतलब जितना वेलोसिटी कार की है उससे ज़्यादा नहीं, अब पहले जितना था उससे ज़्यादा हो जाएगी, 4 से ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि टक्कर मारेगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ा देगा वो। बताओ कितना आएगा आंसर? जो जो चीज़ें गिवन है लिख लो एक जगह पे। हाँ 7 आ रहा है नहीं?
एक तो आप फार्मूला पहले लिख लो, जो जो वैल्यू गिवन है रखो। 1000 है, कितने स्पीड से चल रहा है? 32। दूसरा कितना है? 8000, अरे मास कितने स्पीड से चल रहा है? 4। और फिर देखो, ध्यान से देखना, फिर अगले केस में वेलोसिटी कितनी हो गई है? 8 मीटर पर सेकेंड। और उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? उसकी वेलोसिटी कितनी नहीं पता, तो लिख लो बस ऐसे, हम ऐसे लिख लेते हैं m1 मास ऑफ कार इंटू 8 है ना, और ये कितना है? 8000 एक खुद है, B2 नहीं पता। भाई सुनना इधर, ये चीज़ कहाँ पे गलती कर रहे हो मैं बता रहा हूँ। देखो इसमें यही चीज़ ध्यान देना है, ट्रक है और इसके पीछे क्या चल रहा है? कार। चल रहे हैं दोनों अभी किसी सेम डायरेक्शन में। ये कितने स्पीड से? 32। और ये किससे? सर 7 आएंगे क्या सर? नहीं, ये 8000 है और ये कितने केजी का है? 1000। जब लड़ेगा तो सेम डायरेक्शन में नहीं चलेगा, ये तो चले जाएंगे आगे, मगर इनको क्या भी आगे जाने देगा? बहुत बड़ा मास है, इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगा, ये साइन माइनस में होगा। समझ रहे हो? इसीलिए ये तो है सर। वही आ रहा है, तो आंसर 9 आ रहा है। ध्यान से देख लो, कहीं पे कुछ गड़बड़ की होगी। अरे इसमें से 3 जीरो, इसमें से 3 जीरो, इसमें से 3 जीरो, इसमें से 3 जीरो कॉमन ले लो। यहाँ बचा 32, यहाँ बचा 32, यहाँ बचा -8 और यहाँ बचा 8v2। अब इतना आसान हो गया। 32 32 64, 64 में 8 इधर आके जुड़ेगा, ये हो जाएगा v2। 72 डिवाइडेड बाई 8v2 इज इक्वल टू 9। क्या नहीं समझ में आ रहा है? मैंने इसमें से 3 जीरो देखो सब में दिख रहे हैं, तो इधर से 3 जीरो, इधर से 3 जीरो कॉमन ले लिया, तो 1 बचा, 8 बचा, -1 बचा, 8 बचा। देख के सॉल्व कर दिए। इधर वाले 3 जीरो, इधर वाले 3 जीरो कट जाएंगे। 9। अब देखो तुमने इसकी वेलोसिटी को माइनस बस दिमाग लगा के लिया है, क्योंकि लड़ेगा तो आगे नहीं जाएगा भाई, पीछे जाएगा। वेलोसिटी इसकी चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन इसका चेंज होगा, इसलिए -8 होगा। यहाँ पे जो 8 लिखोगे ना, उसको -8 लिखोगे, तो माइनस साइन यहाँ बाहर आ जाएगा। लिख लो, करके लाना एक क्वेश्चन, टाइम तो हो गया है वैसे। अब रॉकेट प्रोपल्शन कल ख़त्म कर लेंगे। बोले थोड़ा कोलिजन टाइप का है, बट कंजर्वेशन लगेगा इसमें भी। अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इनिशियली एट अ रेस्ट। बॉडी ऑफ मास 1 kg इनिशियली एट अ रेस्ट। हाँ, इनिशियली एट अ रेस्ट। एक्सप्लोजन हो रहा है, explode and break into three parts of mass in the ratio 1:1:3. Break into 3 parts in the mass ratio 1:1:3. The two pieces of equal mass fly off perpendicular to each other with a speed of 30 मीटर पर सेकेंड, 30 इंच, 30 मीटर पर सेकेंड इंच। दोनों की सेम वेलोसिटी और दोनों आपस में परपेंडिकुलर होके निकल लिए। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ हैवियर पार्ट? समझे हो क्वेश्चन? जेई का क्वेश्चन है, थोड़ा नीट का तो नहीं है, जेई मेंस का है। अब बस तुमको बता देना, देखो एक है, अभी जब टूटेगा ना तो कितने रेशियो में टूट रहा है? 1:1:3। तो जाहिर सी बात है 2 तो सेम होंगे मास,
मतलब 1 m है तो दूसरा कितना होगा 3m होगा, समझ गए ना। 1m है दूसरा m है तो तीसरा, तो m वाले कितने डिग्री एंगल बना के निकल जाएंगे 90, मतलब एक में 45 और एक में 45, और बाकी तीसरा वाला कहीं इधर चला आएगा, समझ गए। एक की वेलो, अरे दो को 90 बना लिए ना, ये उड़ गए इधर, ये चला गया इधर, यहाँ था रखा तमाश, यही ब्लास्ट हुआ। जब ये ब्लास्ट हुआ तो एक चला गया इधर m वाला इधर कौन चला आया 3m वाला। अब कैलकुलेट करना, फिगर यही रहेगा। जेई का क्वेश्चन है, जेई मेन सॉल्व करके बताइएगा कितना आएगा इसका आंसर। अच्छा क्वेश्चन है बट ये कोलिजन टाइप में जा रहा है। जैसे कोलिजन में तुमने पढ़ा होगा ना, ऐसे अगर थोड़ा याद आ रहा होगा तो ऐसे कोलिजन में क्वेश्चन बहुत आते हैं। ब्लास्टिंग के बाद से दोनों इधर चले गए, उसमें सेम कहानी, क्योंकि कोलिजन में भी तुम्हें वही पढ़ना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मोस्टली टाइम में कोलिजन में एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व ही रहता है। बस जब तुम्हारा परफेक्टली इलास्टिक हो जाता है या सुपर इलास्टिक हो जाता है तो उस केस में बदल जाती है कहानी। बाकी इलास्टिक और इलास्टिक दो तरह के जो होते हैं, इन इलास्टिक दोनों में सेम काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व ही रहती है, तो यही रहेगा उसमें केस। पढ़ेंगे कल, ठीक है। कॉल इसको सॉल्व करके लाइएगा।